गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिवम शर्मा से क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की मेरी टॉपिक जनरल प्रिंसिपल अकाउंट के फर्स्ट लेक्चर से है। ये आपका फर्स्ट ही लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें आपको बताया था कि जनरल प्रिंसिपल अकाउंटेंस की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों मुझे इस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहिए। देखिए, ये सब्जेक्ट तो हम खैर अब शुरू कर रहे हैं, जिसको कि आप कंटिन्यू वीडियो इसका आता रहेगा। एंड दूसरा, जो टैली स्टूडेंट कर रहे हैं या जिन्होंने टैली किया हुआ है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ कम, देखिए इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अकाउंट की बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी से आशा है कि अकाउंट्स में कुछ वर्ड यूज़ होते हैं, उस वर्ड का अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या अर्थ है, क्योंकि वैसे तो हम उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकाल लेते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में क्या वर्क दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम उसके मीनिंग को समझेंगे या उसके डेफिनेशन को समझेंगे, जिससे कि आपको आगे समझना बहुत ही आसान हो जाए। तो पहले आप उन वर्ड को समझेंगे। अब उस वर्ड को, जैसे मैंने कह दिया आपका ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होगा? व्यापार। व्यापार से ऐसा होगा कि जब लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाएगा। तो जब हमारा उद्देश्य क्या हो, लाभ कमाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, तो वह हमारा व्यापार कहलाता है। आप कह सकते हैं कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। दूसरा लिखेंगे आप प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब पेशा। देखिए, आप लोग नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंस रहते हैं। जब आपका एग्जाम आता है तो उस एग्जाम में आपको क्या होता है कि अगर नोट्स बना रहता है तो आप एक बार में देखकर सारे रिवीजन कर लेते हैं। नोट्स बनाते हैं उस समय ही आप लिखते हैं, आपको थोड़ा रिवीजन हो जाता है, माइंड में वो वर्ड बैठ जाता है। सिर्फ वीडियो देखने से उतना काम नहीं होता, नोट्स आपको बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशा होता है, पेशा का मतलब भी जब किसी वर्क को करने के लिए हमें पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो वह वर्क पेशा कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लिया हमें पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए क्या होता है, हमें पढ़ना पड़ेगा, देन जाकर के हम पढ़ा पाएंगे, तो उसके लिए हमें पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आपको वकालत करनी है, एडवोकेट होना है या डॉक्टर बनना है, तो इन सब के लिए आपको क्या होता है, पूर्व मतलब आपको प्रशिक्षित होना पड़ेगा। तो जिस वर्क के लिए हमें पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वह प्रोफेशन कहलाता है या पेशा कहते हैं उसे। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या हो जाएंगे, कोई अध्यापक हो जाते हैं, अध्यापक हो जाएंगे, या कोई वकील हो जाएंगे, कोई डॉक्टर हो जाते हैं, कोई डॉक्टर आदि। इसमें डांसर सिंगर भी हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो जो कोई भी वर्क होता है कि उसके पहले हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। प्रोफेशन, प्रोफेशन के बाद में आएंगे कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी। पूंजी से ऐसे अक्सर स्टूडेंट रुपया से कर लेते हैं कि सर जो रुपया होता है वही पूंजी होता है, तो ऐसा पूर्ण रूप से नहीं। देखिए, आप ऐसा समझेंगे कि जो व्यापार का स्वामी अपने व्यापार में जो भी सामान या रुपया लगाता है वो दोनों आपके पूंजी कहलाते हैं। अब व्यापार का स्वामी क्या लगाता है अपने में, जैसे छोटा सा समझ लिया एग्जाम्पल के लिए कि मान लिया मुझे कोचिंग ओपन करना है। अब कोचिंग ओपन करना, बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो देखिए, जो उसके लिए आवश्यकता होती है कि हमें कोचिंग ओपन किया, अब कोचिंग ओपन करेंगे तो ऐसे स्टूडेंट को बैठने के लिए हमें क्या चाहिए, चेयर चाहिए। स्टूडेंट को बैठने के लिए अपने लिए जिस पे चेयर चाहिए। फिर पढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए, बोर्ड, मार्कर चाहिए, मार्कर चाहिए, या आपके जैसे कोई बुक वगैरह हो गई जिसकी मदद से हम पढ़ाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए कोई रुपया नहीं आया, यहाँ पर हमने वो सामान वगैरह लिख दिए जो कि हमें अपने कोचिंग ओपन करने के लिए चाहिए। तो जब व्यापार का स्वामी अपने मतलब वैसा जो आपका व्यापार करता है, जो ऑनर होता है, जो मालिक होता है, वो अपने व्यापार में जो भी सामान लगाता है, माल लगाता है, या जो आपके रुपया लगाता है, वो सारे आपके पूंजी कहलाते हैं। तो हमें कोचिंग ओपन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो हमारी पूंजी कहलाई। नाउ कम नेक्स्ट, पूंजी के बाद में फिर लिखेंगे इसमें गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है, सामान। सामान क्या होगा, व्यापार को शुरू करने के लिए हमें क्या होता है, जिनकी माध्यम से हम व्यापार शुरू करते हैं वह हमारा सामान कहलाएगा, मतलब कि गुड्स कहलाएगा। क्योंकि आप जब कोई व्यापार शुरू करते हैं तो व्यापार शुरू करने के लिए क्या चाहिए, आपको कोई सामान चाहिए। अब जो सामान आप खरीद कर लाते हैं, जिसका क्रय विक्रय आपको करना होगा, वो आपका गुड्स कहलाएगा। गुड्स के बाद में आपका आएगा एसेट्स।
एसेट्स ऑफ गुड्स में थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगी, तो उसको हम कन्फ्यूजन अभी दूर कर रहे हैं। एसेट्स, एसेट्स मतलब संपत्ति होती है। और संपत्ति स्टूडेंट कहते हैं, संपत्ति क्या होती है? जैसे मार्कर है, क्या मार्कर सर जी संपत्ति होगी? तो देखिए, जब आप कोई चीज़ अपना बेचें और उसको बेचने से आपको रुपया मिले तो आपकी संपत्ति हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए कि किन किन चीज़ों को बेचने से आपको रुपया मिल जाता है। तो लगभग अगर आपको ये मार्कर बेचने से रुपया मिलता है तो ये भी आपकी संपत्ति हो जाएगी। तो जिन चीज़ों को बेचने से आपको रुपया मिलता है वो आपकी संपत्ति हो जाती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे बोर्ड है, सब कुछ है इधर, मतलब मार्कर, बुक वगैरह है, सब कुछ। तो जिन चीज़ों को बेचने से आपको रुपया मिल जाए वह संपत्ति कहलाती है। अब यह संपत्ति दो प्रकार से होती है, एक होता है आपका करंट और दूसरा होता है फिक्स्ड। देखिए, करंट एसेट्स और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स। देखिए, सभी जगह जितना वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, करंट और फिक्स्ड के थोड़ा अलग अलग टाइप के दिखाए गए हैं, एसेट्स भी कैसे बताए गए हैं। तो सब में मतलब टीचर एक ही रहते हैं, पढ़ाना एक ही चीज़ रहता है, लेकिन सबके समझाने का तरीका अलग अलग होता है, ये कहते हैं। तो हम यहाँ पर बताएंगे, जैसे करंट वो होती हैं जो आपके वर्तमान में, जैसे आपके पास रुपया है, जो आपके पास में वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। करंट जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आप एक बार खरीदेंगे, वो समय के साथ में वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। तो जो आपके पास हमेशा नहीं रहता है वो आपका करंट में आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा आपका, जैसे हमने कह दिया रुपया हो गया, जो कि आपके पास हमेशा तो रहेगा नहीं, आएगा चला जाएगा, समाप्त हो जाता रहता है। कोई आपने सामान खरीद लिया, गुड्स, क्योंकि आपने कोई सामान खरीद लिया, जैसे आपका मान लिया कोई किराना स्टोर है, तो किराना स्टोर में क्या किया, हमने कह दिया कि लाओ बिस्किट खरीद लाते हैं, नमकीन खरीद लाते हैं। अब बिस्किट या नमकीन खरीद लाए तो क्या होगा, वो एक्सपायर भी तो हो सकता है। मतलब अगर ज़्यादा दिन रखा रहेगा तो वो एक्सपायर हो जाएगा, और एक्सपायर रहेगा तो क्या होगा, वो हमेशा के लिए तो नहीं है ना। आपने कोई खाने पीने की वस्तु खरीद लाई, और जब खाने पीने की वस्तु खरीद लाई तो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो जो चीज़ें आपके पास, मतलब संपत्ति तो है कि उसको बेचने से हमें रुपया मिलेगा, लेकिन वह संपत्ति ऐसी है कि वो हमेशा के लिए मेरे पास नहीं रहती है, वो समय आने पर उसका मतलब वैल्यू समाप्त हो जाएगा, ये कहते हैं। तो जो आपके पास मतलब हमेशा के लिए नहीं रहता वो आपकी करंट एसेट्स कहलाएगी। और जो एक बार खरीद लिया जाए, एक बार खरीद लिया जाए किसके, अपने बिजनेस के लिए, और वो हमेशा के लिए रहते हैं, वो आपके फिक्स्ड एसेट्स कहलाएंगे। आप फिक्स में क्या कहा जाते हैं, जैसे कि जैसे आपने कह दिया कि जब आप लैंड, ज़मीन, जैसे आप व्यवसाय शुरू करें तो व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए, या आपने कोई रूम बनवाया, या करंट मतलब आपको बिल्डिंग है या दुकान बनवाया, तो वो क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है, जिसको आप बेचते नहीं हैं, मतलब कि वो बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका जो करंट वाला होता है उसको तो बेचने के लिए खरीदते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स होता है, जो फिक्स आपका रहता है संपत्ति, उसको आप फिक्स्ड मतलब अस्थाई, और अस्थाई संपत्ति जो होती है उसको आप बेचने के लिए नहीं खरीदते। एग्जाम्पल के लिए क्या कहते हैं, जैसे आपने ज़मीन खरीदा बिजनेस शुरू करने के लिए, तो ये नहीं कि हमने ज़मीन खरीदा कर ज़मीन बेच देंगे, हालांकि ज़मीन का भी बिजनेस अलग होगा, लेकिन आपने एक दुकान जब ओपन किया है, दुकान खरीदा है, तो दुकान में क्या करेंगे, ज़मीन में है, दुकान है, तो दुकान को थोड़ी ना बेचेंगे, दुकान के अंदर जो सामान है उसे बेचेंगे। तो जिस चीज़ को आप बेचने के लिए नहीं खरीदें बल्कि अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए लिए हैं, वह का अस्थाई एसेट्स कहलाएगा, अस्थाई संपत्ति। जैसे आपका लैंड्स हो गया, लैंड्स के बाद में आपने जैसे उसकी मदद के लिए आपने मान लो कोई बाइक वगैरह खरीद लिया, बाइक है, मोटरसाइकिल है, या कोई आपका गाड़ी वगैरह खरीद लिए, तो उसको आप बेचने के लिए तो नहीं खरीदे। कि हम मान लो कोई दूध वाला है, तो दूध वाला क्या होता है, दूध तो बेचता है, लेकिन जिस बाइक से बेचता है उस बाइक को थोड़ी ना बेच देगा, वो तो बाइक हेल्प के लिए खरीदा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अस्थाई संपत्ति वे हैं जो हमारे पास अस्थाई रूप से तो रहते हैं और उनका उद्देश्य व्यवसाय की हेल्प के लिए होता है, मतलब कि हम उसका उद्देश्य ऐसा नहीं रहता कि वो हम बेचने के लिए खरीदते हों। आप अदल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि जो आपका एसेट्स होगा, अगर एसेट्स की आपको डिफिनीसन हम बताएं तो एसेट्स की डिफिनीसन जो फिक्स होगा, जैसे जिनका उपयोग हम बार बार किया जाता हो तथा व्यापार को चलाने के उद्देश्य से खरीदी जाती हो। अब बार बार हम करेंगे जिसका उद्देश्य, तो जब बाइक आप खरीदते हैं तो बाइक का यूज़ आप बार बार तो करेंगे, और दूसरा आप जैसे ज़मीन खरीद लेते हैं तो ज़मीन का यूज़ आप बार बार करेंगे। तो जिनका यूज़ आप बार बार करते हैं और उसका उद्देश्य व्यापार को चलाने के लिए होता है, वो आपका फिक्स्ड एसेट्स मतलब अस्थाई संपत्ति कहलाती है। नाउ कम नेक्स्ट,
ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब आहरण, आहरण होता है। तो ये आहरण क्या कहलाएगा? जब व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए अपने व्यापार में से कुछ सामान निकाल लेता है तो वह उसका ड्राइंग कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लिया किराना स्टोर है। अब किराना स्टोर में क्या किया कि हमने कोई चीनी है, दाल है, बिस्किट है, नमकीन वगैरह जो भी है बेचने के लिए लाए। अब क्या होता है कि जो व्यापार का स्वामी है वो अपने निजी खर्च के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए व्यापार में से मान लिया कुछ बिस्किट या कोई नमकीन वगैरह खरीद लिया या ले लिया। खरीदेगा क्या, क्योंकि उसी का है। तो जब वो अपने निजी खर्च के लिए उसमें से कोई सामान ले लेता है तो वह उसका आहरण कहलाता है। अगर दूसरी तरह देखें, दूसरा एग्जाम्पल देखें कि मान लिया किसी की रेडीमेड गारमेंट्स है। अब रेडीमेड गारमेंट्स से तो क्या हुआ, कपड़े की दुकान है। अब कपड़े की दुकान हमें बेचने के लिए आया गया, तो जब बेच रहे हैं कि मान लिया हमने कपड़ा वगैरह लाया, तो जैसे शर्ट है, मान लिया एक शर्ट हमने उस दुकान से एक शर्ट अपने लिए निकाल लिया, तो वह शर्ट जो अपने यूज़ के लिए, निजी खर्च के लिए या निजी यूज़ के लिए निकाल लेते हैं, वो हमारा आहरण कहलाएगा, कहते हैं। और अगर थर्ड एग्जांपल देख लिए, मान लिया कोई दुकान में 1000 की बिक्री हुई। अब 1000 की बिक्री हुई, उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, उसमें से हमने 100 रुपया निकाल लिया, 100 रुपया निकाल लिया, तो आपके 900 रुपये तो आपके दुकान के लिए हैं, लेकिन जो 100 रुपया हमारा हुआ वही हमारा क्या कहलाएगा, ड्राइंग। तो अपने निजी खर्चे के लिए हम जो रुपया निकालते हैं वह हमारा ड्राइंग कहलाता है। और ड्राइंग जब निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, जब ड्राइंग निकालते हैं तो क्या होता है, हमारी कैपिटल घटती है या हमारी पूंजी घटती है या हमारी एसेट्स घटती है, क्योंकि जब हमने निकाल लिया है तो 100 रुपया कम ही तो हो गया है, तो 100 रुपया कम हो गया। तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें इन वर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी ने ड्राइंग निकाला, किसी ने उसमें और पूंजी लगाई, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना, जब ड्राइंग निकाला तो आपके क्या हो गया, एसेट्स पर प्रभाव पड़ते हैं या आपके कैपिटल पर प्रभाव पड़ेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए कोई माल या रुपया निकालता है अपने निजी खर्च के लिए, तो वो उसका ड्राइंग कहलाता है। नाउ कम नेक्स्ट, इसको इरेज कर दे रहे हैं, फिर बता रहे हैं आप इसको जो ना लिखें वो लिख लें। ड्राइंग के बाद में फिर आप देखेंगे ऑनर। ऑनर ये कौन सा था, 8वां नंबर था। ऑनर मतलब क्या होता है, मालिक होता है। तो मालिक अगर हम देखें कि ये मालिक किसे कहते हैं, मालिक नाम से तो स्पष्ट होता है कि मालिक का होता है, लेकिन इसमें अगर हम देखें अकाउंट से के अकॉर्डिंग देखें तो व्यापार का स्वामी होता है जो कि व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाता है, व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाता है और व्यापार के जोखिम को सहन करता है तथा उसके लाभ या हानि का हकदार होता है, वही ऑनर कहलाता है। अब ये ऑनर अगर एक व्यक्ति है तो एक मालिक हो जाएगा, अगर 2 व्यक्ति हैं तो वो पार्टनरशिप हो जाती है, लेकिन व्यक्तियों का समूह है या बहुत से व्यक्ति हैं तो फिर उस जगह शेयर होल्डर कहलाएंगे। तो आप इसमें देख लेंगे कैसे उसमें आपको आएगा, जैसे ऑनर मतलब क्या होता है, मालिक होता है, मालिक या स्वामी भी लिखा रहता है, ठीक है, इसमें रहते हैं। तो यहाँ मालिक होते हैं, तो मालिक अगर एक होगा तब तो वो मालिक होता है, अगर 2 होते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर होंगे पार्टनरशिप हो जाएंगी, मतलब 2 होते हैं तो पार्टनरशिप, और अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप। ऑनर के बाद में नेक्स्ट आएंगे स्टॉक। स्टॉक देखेंगे, वर्तमान समय में जो माल हमारे पास है वह हमारा स्टॉक कहलाता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास सामान है उपलब्ध वह हमारा स्टॉक कहलाता है। कहते हैं ना कि आपके पास कितना स्टॉक अभी बाकी है, तो वर्तमान समय में जो हमारे पास माल है वह हमारा स्टॉक कहलाता है। और वर्ष के अंतिम दिनों में जितना माल बिना बिके हुए रह जाता है वह क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो बिना, क्योंकि माल हमने मान लिया खरीद लाया, कुछ भी खरीद लाया, 1 कुंटल 2 कुंटल 10 20 जैसे आपका जो भी होगा बिजनेस उसके अकॉर्डिंग, तो आपका वर्ष के अंत में जो माल बिना बिके हुए रह जाता है वह आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। एंड देन वर्ष के पहले दिन जो माल आपके पास होता है वह आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। नाउ कम नेक्स्ट, रेवेन्यू मतलब क्या होगा,
राजस्व। अब ये राजस्व क्या होता है? बहुत जगह आपने देखा होगा राजस्व विभाग लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको माल या सर्विस को मार्केट में बेचने से जो प्राप्ति होती है वह राजस्व कहलाएगा। अब कोई माल है, माल का मतलब कोई सामान है, आप सामान लिया और जाए मार्केट में बेचा है, तो आपको जो भी मिला रुपया, जाहिर सी बात रुपया मिलेगा। तो जो भी कुछ भी मिलेगा, क्योंकि माल के बदले माल भी तो मिल सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि रुपया ही होगा। तो आपने जैसे किसी, आपके पास क्या था, आपके पास मान लिया गेहूँ था, आपने गेहूँ बेच दिया, उसके बदले में किसी ने आपको चावल दे दिया, तो वो भी आपका रेवेन्यू कहलाएगा, कहते हैं। तो जब हम कोई माल या अपनी सर्विस मार्केट में जब बेचते हैं तो उसके बदले में जो हमें प्राप्ति होती है वह राजस्व कहलाएगा। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे बैड डेब्ट्स, जिसको कहते हैं डूबत ऋण। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जो पैसा हमारा डूब जाता है, ठीक है। जैसे बैंक अगर डूब जाए तो बैंक का जो ले जाता है डूब जाता है तो बैंक तो उसको भगौड़ा घोषित कर देती है, जो व्यक्ति नहीं देता वह दिवालिया कहलाता है। लेकिन जब से हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में हम क्या होता है कि किसी व्यक्ति को हमने उधार दे दिया कोई सामान, अब जब उधार दे देते हैं तो उससे जितना रुपया हम अर्जित कर लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी रुपया हमें मिल नहीं पाता है। तो जो रुपया हमें नहीं मिल पाता है वह डूबत ऋण कहलाता है या बैड डेब्ट्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लें हमने छोटी रकम लिखते हैं 1000, ठीक है, हमने किसी व्यक्ति को 1000 रुपया उधार दिया या 1000 का सामान दे दिया। अब 1000 का सामान उधार में दे दिया तो उस व्यक्ति से हमने क्या किया कि 700 रुपया तो हमें मिल गए, लेकिन क्या हुआ 300 रुपया हमें नहीं मिल पाए। तो जो 300 रुपया नहीं मिल पाते हैं वही हमारा क्या लाएगा, बैड डेब्ट्स कहलाता है। तो ध्यान, ये व्यापार में अक्सर होते रहते हैं लेकिन इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो बैड डेब्ट्स जो उधार हमें नहीं मिल पाता है, मतलब बिक्री करते हैं जो उधार नहीं मिल रहा है वह बैड डेब्ट्स कहलाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो पहले आप इतना जानें कि ट्रांजैक्शन जो होता है वो आपका खुदरा मूल्य में होता है, कि जो आपका खुदरा होता है वो आपका ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अब ट्रांजैक्शन में अगर देखें कि ट्रांजैक्शन व्यापार में माल संबंधी जो क्रय विक्रय होता है वह ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अब माल संबंधी जो क्रय विक्रय होगा तो जाहिर सी बात है लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है या जो भी रहते हैं। तो माल संबंधी आप इतना समझेंगे कि व्यापार में माल संबंधी जो क्रय विक्रय होता है वो आपका ट्रांजैक्शन होता है, और ट्रांजैक्शन अक्सर खुदरा मूल्यों में होता है। ये तो कुछ आपके बेसिक टर्म थे, अभी और भी कुछ बेसिक टर्म है जो बाकी हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। हम चाहते हैं वीडियो थोड़ा छोटी छोटी बना करें जिससे कि बोरिंग ना लगे पढ़ते हुए, क्योंकि अगर 1 घंटे का वीडियो बन जाए तो देखते देखते कहीं कहीं बोरिंग लगने लगता है स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट की जो सलाह रहती है सर जी 20-25 मिनट या आधे घंटे का बनाया करें वीडियो, तो इस अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि वीडियो छोटी रहा करें, और छोटी वीडियो रहेगा तो आपको देखने में भी थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो आपने इसमें कुछ वर्ड्स को देखा, उस वर्ड्स को देखा। नेक्स्ट वीडियो में भी और भी कुछ टर्मिनोलॉजी है अकाउंट्स में बाकी, वो हम पढ़ाएंगे। देन इसके बाद में कुछ और नया शुरू करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई अगर डाउटफुल है तो उसे भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।